नमस्कार। आज जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं, उस टॉपिक पर पहुंचने के पहले मैं गत बातें बता देना चाहता हूं। जैसा कि मैं इस समय आप लोगों को आहार नाल पढ़ा रहा हूं, आहार नाल मुख द्वार से प्रारंभ होकर के मल द्वार तक चलती है। मैंने आपको मुख द्वार, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, ग्रहणी, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत तक की पूरी कार्य व्यवस्था समझाई। और इस प्रकार से छोटी आंत तक पहुंचते पहुंचते संपूर्ण पाचन क्रिया संपन्न हो जाती है। पोषक पदार्थ अलग कर लिए जाते हैं, छोटी आंत के रसांकुरों द्वारा अवशोषित करके यकृत के पास भेज दिए जाते हैं। जो शेष पदार्थ बचता है वह छोटी आंत के इलियम अर्थात शेषांत के माध्यम से बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में मल का निर्माण होता है और समय समय पर मलद्वार के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज के टॉपिक में हम बड़ी आंत की संरचना और उसकी कार्य व्यवस्था पर बात करेंगे। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है कि यह हमारी बड़ी आंत है जो लगभग 1.6 मीटर लंबी होती है और 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। आप देख रहे हैं ये उल्टे यू के आकार की संरचना है। बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, एक सीकम, दूसरा कोलन और तीसरा मलाशय। अब हम सीकम की बात करेंगे। सीकम एक थैलीनुमा संरचना होती है जहां छोटी आंत जुड़ती है। यह 6 सेंटीमीटर लंबी एक थैली होती है। सीकम से जुड़ा हुआ निचले भाग में एक नुकीला परंतु बहुत ही ठोस अंग होता है जिसका आज के समय में कोई काम नहीं है, अवशेषी अंग हो गया है। उसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। उसकी भूमिका जब जुगाली करने वाले जानवर थे, जब मनुष्य कभी शाकाहारी हुआ करता था, तब पाचन क्रिया में सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती थी। जबकि आज मनुष्य सर्वाहारी प्राणी है, इसलिए यह एक अवशेषी अंग के रूप में हो गया है। अब यहां से हम देखेंगे छोटी आंत से प्रवेश किया हुआ भोजन आपके सीकम के माध्यम से ऊपर की ओर कोलन में चढ़ता है। लेकिन हमारी किन्हीं भूलों, किन्हीं गड़बड़ियों के कारण जब भोजन कुछ समय के लिए सीकम में ठहरता है तो यहां से भोजन के कुछ कण इसी अपेंडिक्स में पहुंच जाते हैं, जिससे जीवाणु संक्रमण हो जाता है और अपेंडिक्स क्षतिग्रस्त हो जाता है। तब हम इसे अपेंडिस नामक रोग कहते हैं, एपेंडिसाइटिस। जिससे जब यह रोग हो जाता है तो पेट में दर्द होता है, मितली आने लगती है, भूख नहीं लगती है। परिणाम स्वरूप हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा इसी नुकीले भाग को जड़ से काट करके निकाल देता है। तब हमारी तबीयत सही हो जाती है। अब हम सीकम के आगे कोलन की ओर बढ़ेंगे। कोलन की भूमिका बहुत अधिक है। सबसे बड़ी भूमिका कोलन की ही है।
यह 1.3 मीटर लंबी उल्टे यू के आकार की रचना है। आप ये देख रहे हैं, इसमें बीच बीच में गांठें दिख रही हैं। ये गांठें हास्ट्रा कहलाती हैं। इन्हीं हास्ट्रा की सहायता से ही बड़ी आंत में मल का निर्माण होता है। मल के निर्माण में एक जीवाणु जो कि सहजीवी जीवाणु है, टीनिया कोलाई, यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब टीनिया कोलाई क्या करता है? जैसा कि आप देखते हैं कि सभी जीवाणु हानिकारक नहीं होते, कुछ जीवाणु लाभदायक भी होते हैं, उन्हीं में से एक टीनिया कोलाई भी है। यह भोजन को, जो अवशेषी भोजन का पदार्थ यहां पहुंचा हुआ है, उसको सड़ाने का कार्य करता था, किण्वन करता है। अब किण्वन के क्रिया के द्वारा ही मल में परिवर्तन होता है, फिर मल बनता है। मल बनने के पश्चात यहां 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक चषक कोशिकाएं, एक अवशोषी कोशिकाएं। चषक कोशिकाएं श्लेष्म का श्रावण करती हैं, जो श्लेष्म बड़ी आंत की भीतरी दीवार को नम बनाए रखता है। और जबकि अवशोषी कोशिकाएं, क्योंकि जो भोजन बनता है उसमें 90% जल होता है, खनिज लवण होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं, इनका एक अवशोषण कर लेता है और अवशोषण करके पुनः इसे छोटी आंत के पास भेज दिया जाता है, जिससे कि इनकी शुद्धिकरण करके इनको ब्लड में मिला करके पुनः इनका फिल्टराइजेशन हो जाता है। ऐसा करने के पश्चात केवल अर्ध ठोस पदार्थ मल के रूप में बचता है। अब हम इसकी संरचना थोड़ा विस्तार से हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पे जो मल बनता है वह 3 से 10 घंटे तक रुकता है। इस मल में 1 लीटर जल होता है। इस 1 लीटर जल में केवल 10% जल ही मल की तरलता को बनाए रखने के लिए होता है, बाकी जल का अवशोषण हो जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 कोशिकाएं होती है, एक चषक कोशिकाएं, एक अवशोषी कोशिकाएं। चषक कोशिकाएं श्लेष्म का श्रावण करती हैं। श्लेष्म आपकी भीतरी कार्य व्यवस्था को नम बनाने के लिए उपयोग होता है। साथ में अवशोषी कोशिकाएं जो जल, खनिज, लवण आदि का अवशोषण करती है। आगे बड़ी आंत के बारे में हम बताएं। प्रतिदिन बड़ी आंत में लगभग 1.5 लीटर अवशेषी पदार्थ पहुंचता है। उस 1.5 लीटर अवशेषी पदार्थ को हास्ट्रा मंथन और क्रमाकुंचन, हास्ट्रा मंथन जैसे धौकनी होती है, वो धौकनी की तरह होता है। उस धौकनी क्रिया और क्रमाकुंचन माने लहरदार क्रिया, इन दोनों क्रियाओं के द्वारा और टीनिया कोलाई के द्वारा किण्वन प्रक्रिया संपन्न होती है। और किण्वन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मल का निर्माण हो जाता है। जो मल बनता है उसकी विशेषता क्या होती है? मल में तमाम तरह के हानिकारक पदार्थ होते हैं जिन्हें शरीर के बाहर निकलना आवश्यक होता है। आपके दिमाग में ये बात होगी कि मल बनता है, अवशेषी पदार्थ है, उसको मल द्वार के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, तो बीच बीच में लोगों को पाद क्यों आती है? मल जब बनता है किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप, तो उसके साथ में कुछ गैसें बनती है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में मीथेन।
ये तीनों गैसें आपस में मिल करके पाद का निर्माण करती हैं, इसीलिए वह गैस बीच बीच में बाहर निकलती रहती है। हमारी किसी कार्य विधि की गड़बड़ी के कारण चूंकि अपशिष्ट पदार्थ में एमिनो अम्ल और एमीन भी होते हैं, अमीनो अम्ल का जब विघटन हो जाता है, एमिनो अम्ल का जब विघटन हो जाता है, तो विघटन होने से वसी अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। चूंकि H2S एक अम्ल है जिसका स्वाद खट्टा होता है, इसीलिए हमें तब खट्टी डकारें आती हैं और साथ में पेट में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। अब आपके दिमाग में ये होता है कि भोजन हम गाजर खाते हैं, लाल रंग की होती है, चुकंदर खाते हैं, इसमें चॉकलेटी कलर की होती है, सब्जियां खाते हैं हरी कलर की होती हैं, फिर हमारा मल भूरे रंग का क्यों हो जाता है? तो हमारी बड़ी आंत में जो एमीन होता है, एमीन के कारण एल्डोल और स्कैटोल नामक पदार्थ बनते हैं, जिससे मल बदबूदार भी होता है और साथ में स्कैटोबिलिन और यूरोबिलिन के कारण मल भूरे रंग का होता है। तो कुल मिलाकर के मल इस प्रकार से बनता है और बन करके हमारे मलाशय में संग्रह हो जाता है। मलाशय की संरचना आप देखिए, इसकी भीतरी दीवारों में भंज होते हैं। ये भंज मल के अनुसार इसको फैलने और सिकुड़ने में सहायता प्रदान करते हैं और सहायता प्रदान करते हैं, जिससे जब मल को बाहर निकलना होता है तो वह फैल जाता है और जब मल निकल जाता है फिर वह सिकुड़ करके मलद्वार को बंद कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा अवशोषी पदार्थ जो लगभग 1.5 लीटर बड़ी आंत में पहुंचता है, उसका लगभग 1.3 लीटर जल, खनिज लवण, विटामिन आदि के रूप में पुनः अवशोषण हो जाता है। केवल 200 ml मल आपका प्रतिवर्ती क्रिया की सहायता से हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। ये हमारे आहार नाल की संपूर्ण कार्य व्यवस्था मैंने आपको समझाई। अब आगे चूंकि मैंने आपको ये बताया, चाहे ग्रहणी हो, अग्नाशय द्वारा पाचन, चाहे छोटी आंत हो, संपूर्ण पाचन क्रिया में मैंने बताया कि पोषक पदार्थ बनते हैं। अब कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर में उनकी क्या उपयोगिता होती है, अब हम आगे के वीडियो में आपको पोषक पदार्थ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।